हेलो स्कॉलर्स, मैं हूं मोहिनी और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन दैट इंस्पायर्स पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जून 2019 के जो बाकी के बचे क्वेश्चंस हैं, यानी कि क्वेश्चन 61 से 80 तक 20 क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस पेपर के 60 क्वेश्चंस को हम अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 61। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल बिहेवियर अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड मोटिवेशन। सीखने और प्रेरणा के संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार मनोवैज्ञानिक व्यवहार की क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो आपने यहाँ पर बतानी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर चेक कर लेते हैं कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं। सबसे पहले देखते हैं ए ऑप्शन में दिया गया है एन अवर्ट पर्पजिव एक्ट, यानी कि एक प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण कार्य, ये भी इसकी विशेषताओं में शामिल है। इसके बाद आता है सी एन एटीट्यूडनल शिफ्ट, यानी कि एक मनोव्यवहारिक या फिर अचानक से जो अभिवृत्त्यात्मक चेंज है हमारे बिहेवियर में, वो भी मनोवैज्ञानिक व्यवहार की विशेषताओं में शामिल है। किसके अनुसार? संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार। ठीक है। इसके बाद आता है ई अ चेंज इन द परसीव्ड वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी वस्तु के कथित मूल्य में बदलाव लाना, वो चीज़ भी इसमें शामिल होगी। इसके बाद आता है जी अ न्यू रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड बिटवीन टू और मोर इवेंट्स, दो या दो से अधिक घटनाओं के बीच स्थापित एक नया संबंध। ये चारों क्या हैं? ये चारों ऐसी विशेषताएं हैं जो सीखने और प्रेरणा का जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी, उसके अनुसार मनोवैज्ञानिक व्यवहार की विशेषताएं हैं ये चारों। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका आंसर होगा फर्स्ट, जिसमें कि A, C, E and G आर द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम की अवधारणा को इनमें से कौन सबसे अच्छे प्रकार से एक्सप्लेन करता है, वो आपने यहाँ पर बताना है। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर बी ऑप्शन सबसे पहले करिकुलम के अर्थ को या उसकी अवधारणा को समझाता है, बताता है। करिकुलम मीन्स अ रेलिवेंट सेट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। उसके बाद ऑप्शन सी करिकुलम हैज़ टू बी इन कॉन्सोनेंस विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। आफ्टर दैट ई करिकुलम इम्प्लाइज ट्रांजैक्शनल एज वेल एज एवेल्युएशन स्ट्रेटजीज। और उसके बाद एफ भी राइट है, करिकुलम इज़ अ गाइड फॉर टीचर्स एंड इवेलुएटर्स। तो यहाँ एक बार आप हिंदी में समझ लीजिए, पाठ्यक्रम की अवधारणा को कौन कौन सी चीज़ें अच्छे से समझा रही हैं, कौन कौन से कथन बता रहे हैं उसकी अवधारणा को या उसके अर्थ को। पहला है पाठ्यक्रम का अर्थ है सीखने के अनुभवों का एक प्रासंगिक सेट, यानी कि जो भी चीज़ें हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, उनमें जो अनुभव हम उत्पन्न करना चाहते हैं लर्निंग के, उन सब का एक उचित सेट क्या कहलाता है? पाठ्यक्रम कहलाता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए, सीधी सी बात है। जैसे हमने शिक्षा के जो उद्देश्य बना रखे हैं उसी के अनुसार पाठ्यक्रम को भी होना चाहिए, तभी तो हम उन उद्देश्यों को अचीव कर पाएंगे। उसके बाद है ई पाठ्यक्रम का तात्पर्य है लेन देन के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों से। ठीक है, लेन देन का यहाँ पर तात्पर्य है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, यानी कि सीखना और सिखाना, इस चीज़ के साथ साथ मूल्यांकन भी ज़रूरी होता है पाठ्यक्रम में। उसके बाद आता है एफ पाठ्यक्रम शिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं के लिए एक मार्गदर्शिका है। पाठ्यक्रम ही शिक्षकों को ये बताता है कि उन्हें बच्चों को क्या पढ़ाना है, और मूल्यांकनकर्ता को भी यही चीज़ बताती है कि उन्हें किस प्रकार से मूल्यांकन करना है, बच्चे में क्या चीज़ वो आंकना चाहते हैं। ये किस चीज़ से डिसाइड होता है? पाठ्यक्रम के द्वारा डिसाइड होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बी, डी, ई एंड एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ टेस्टिंग अ स्टूडेंट इज गिवन ऑप्टिमम स्कोप फॉर डिस्प्लेइंग हिज और हर अकम्प्लिशमेंट। परीक्षण के निम्नलिखित तरीकों में से किस में एक छात्र को उसकी उपलब्धि को प्रदर्शित करने के लिए अनुकूलतम क्षेत्र दिया जाता है? किस किस में दिया जाता है? यहाँ पर टेस्ट के नाम दिए गए हैं। फ्रेंड्स, ऐसा टेस्ट है पावर टेस्ट, यानी कि शक्ति परीक्षण। उसी में एक स्टूडेंट अपनी उपलब्धि को, जो उसने अचीव किया है, उसको दर्शा पाता है। क्योंकि गति परीक्षण में टाइम लिमिटेशन होती है, वहाँ पर भी वो अपने हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। सबसे अच्छे से परफॉर्म किस में कर पाता है? शक्ति परीक्षण में। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, जितना बच्चे को आता है वो
सारा कुछ बताने की कोशिश करता है या लिखने की कोशिश करता है, उसको प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सेकंड। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। फॉर करिकुलम डेवलपमेंट एट द कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्लेक्ट्स द इंटेंशंस ऑफ यूजीसी। यानी कि कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम विकास के निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूजीसी के इरादों को दर्शाता है। ठीक है, सो यहाँ पर पाठ्यक्रम विकास से कौन कौन सा संबंधित है कथन, वो आपने बताना है। सो सबसे पहले यहाँ पर आपके आंसर में शामिल होगा पाठ्यक्रम को हर साल बदलना चाहिए, यदि संभव नहीं हो तो हर 3 साल में उसे बदला जाना चाहिए। उसके बाद विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के भाग से ही चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होना चाहिए। और उसके बाद है ई, सेमेस्टर कृत पाठ्यक्रम से शिक्षार्थी की सार्थक उन्नति होती है। ठीक है, तो ये सारे किससे संबंधित हैं, पाठ्यक्रम विकास से संबंधित हैं। किस लेवल पर, कॉलेज और विश्वविद्यालय के स्तर पर। सो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा फोर्थ, बी, डी एंड ई, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, इन द टेक्निक ऑफ पियर्सन सेंट्रल काउंसलिंग द कॉन्ग्रुएंस इज रिलेटेड टू। फ्रेंड्स यहाँ पर ये पियर्सन सेंट्रल काउंसलिंग नहीं है, ये पर्सन सेंट्रल काउंसलिंग है, या फिर जिसे हम क्लाइंट सेंटर्ड या क्लाइंट सेंट्रल काउंसलिंग भी बोलते हैं, यानी कि व्यक्ति केंद्रित परामर्श, जिसे किसने दिया था, कार्ल रोजर ने दिया था। ये परामर्श की एक विधि है। तो इसमें पूछा गया है कि व्यक्ति केंद्रित परामर्श की तकनीक में अनुरूपता किससे संबंधित है इनमें से। तो इसका आंसर होगा चेहरे की अभिव्यक्ति और शब्दों के बीच मिलान करने से संबंधित है अनुरूपता, जिसे कि हम कॉन्ग्रुएंस भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 1 सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है, यदि किसी अध्यापक के शिक्षण का मूल्यांकन अधिगमकर्ता द्वारा किया जाना हो तो उस कक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस विशिष्ट अधिगमकर्ता समूह का चयन किया जाना चाहिए। एक बच्चे का समूह, हमें समूह का चयन करना है जो कि क्या करेगा, किसी शिक्षक के शिक्षण का मूल्यांकन करेगा। तो ऐसा समूह हमें सिलेक्ट करना है। तो उनमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। वे विद्यार्थी जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ चुके हों, ऐसे विद्यार्थियों को सिलेक्ट करना चाहिए, या फिर उन्हें सिलेक्ट करना चाहिए जो अच्छे अंक प्राप्त करते हैं तथा नियमित तौर पर कक्षा में उपस्थित रहते हैं, या इसके अलावा वे विद्यार्थी जो अच्छे अंक प्राप्त करते हैं किंतु कक्षा में नियमित तौर पर उपस्थित नहीं रहते। इसके अलावा वे विद्यार्थी हैं जो अध्यापकों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं। इसका सही उत्तर है सेकंड, वे विद्यार्थी जो अच्छे अंक प्राप्त करते हैं और नियमित तौर पर कक्षा में उपस्थित रहते हैं। सो फ्रेंड्स, जो ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कक्षा में नियमित तौर पर उपस्थित नहीं रहते हैं, वो तो इस बारे में बता ही नहीं सकते कि कौन सा टीचर अच्छा पढ़ाता है और कौन सा बेकार पढ़ाता है, वो मूल्यांकन करने में असमर्थ होंगे। तो यहाँ पर सेकेंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है। यहाँ पर आपको 2 सेट दिए गए हैं, जिसमें एक साइड एजेंट्स के नाम दिए गए हैं और दूसरी साइड उनके रोल बताए गए हैं। यानी कि एक साइड प्रतिनिधि हैं, दूसरी साइड उनकी भूमिका को बताया गया है कि कौन सी फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप्स और मास मीडिया में ये सब क्या क्या रोल अदा करते हैं। सो यहाँ पर हिंदी में देख लेते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है फैमिली, परिवार। सो फ्रेंड्स, परिवार को आप किससे मैच करेंगे, अधिकारियों का समर्थन करने वाले मूल्यों को बनाए रखता है परिवार। सो यहाँ पर मैच करेंगे थर्ड से। और उसके बाद आता है बी, यानी कि स्कूल। स्कूल को हम मैच करेंगे फर्स्ट से, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए अवसर प्रदान करता है। यहाँ तक कि कहा भी गया है कि स्कूल एक लघु समाज का रूप है। कैसा रूप है, लघु समाज की तरह होता है विद्यालय। सो यहाँ पर समाज कैसा है, लोकतांत्रिक है, वहाँ पर लोकतांत्रिक चीज़ों को, प्रक्रियाओं को समझा जाता है। तो स्कूल क्या करता है, हेल्प करता है उन प्रक्रियाओं को समझने में। जो चीज़ें हमारे समाज में होती हैं उसी तरह की चीज़ें हमारे स्कूल में भी होती हैं, उसी तरह के समूह बने होते हैं स्कूल में बच्चों के। तो ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं समाज को समझने में और समाज की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को समझने में। उसके बाद आता है सी, साथियों का समूह। इसे मैच करेंगे किशोरों की जीवन शैली और अभिवृत्ति विकास को प्रभावित करता है, साथियों का जो समूह होता है। एंड लास्ट इज
मास मीडिया को हम मैच करेंगे सेकंड से। राजनीतिक सूचनाओं का एक स्रोत और राजनीतिक मूल्यों और मान्यताओं को आकार देने के लिए एक साधन का काम करता है। ठीक है, सो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा थर्ड। फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर होगा थर्ड, जिसमें ए में आपका आएगा थर्ड, बी में फर्स्ट, सी में फोर्थ और डी में सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है। यहाँ पर भी आपने मैचिंग करनी है। यहाँ पर आपको स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी गई हैं। किसने दी थी? ये पियाजे वाली स्टेजेस यहाँ पर बताई गई हैं। और डिस्टिंक्टिव कॉग्निटिव फीचर्स, इन स्टेजेस के क्या क्या फीचर्स हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस बताई थी उनमें सबसे पहले स्टेज थी सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे हम संवेदी गामक अवस्था भी बोलते हैं। इसको पियाजे ने 0 से 2 ईयर्स तक बताया था, यानी कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था को हम कहते हैं संवेदी गामक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज। तो जब तक ये स्टेज कंप्लीट होती है, जब तक बच्चा 2 साल का होता है, तब तक उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि वस्तु स्थायित्व की भावना उत्पन्न होने लगती है। उसे वस्तु का स्थायित्व समझ आने लगता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताई थी प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये सेकंड स्टेज थी। इसका टाइम पीरियड था 2 साल से 7 साल तक। ठीक है, तो इसमें जो बच्चा होता है वो उसको ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, यानी कि इसे हम मैच करेंगे सेकंड से, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग वो करने लगता है। उसके बाद उन्होंने बताई थी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये थर्ड स्टेज थी। इसका टाइम पीरियड है 7 से 11 ईयर्स। ठीक है, 7 साल से 11 साल तक का बच्चे की स्टेज जो होती है उसे हम बोलते हैं कॉग्निटिव ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में जो बालक होता है वो रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट सीख जाता है। रिवर्सिबिलिटी, इसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये तीनों चीज़ें बच्चा सीखने लगता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। तो ये अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से अक्सर क्वेश्चन आता है। यहाँ तक कि पियाजे का पूरा सिद्धांत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसे आप ज़रूर देखिएगा। वो आपके यूपी टेट, एस टेट, बाकी नेट में और सभी में काम आने वाली है। जितने भी हमारे टीचिंग के एग्ज़ाम होते हैं उसमें पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन तो ज़रूर आता है। तो उस वीडियो को आप देखिएगा, उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे देख लीजिएगा। इसके बाद उन्होंने बताई थी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सो यहाँ पर जो बच्चा होता है वो अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त यानी कि जो उसे चीज़ें नहीं दिखती हैं, यानी कि हमें दिखाई नहीं देता कि वो क्या सोच रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। वो कुछ ऐसी एक्टिविटी से भी पता नहीं चल पाता कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, तो वो कहलाता है अमूर्त चिंतन। और मूर्त चिंतन कब होता है? वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में होता है मूर्त चिंतन। और यहाँ पर आकर ये लास्ट स्टेज होती है, इसका टाइम पीरियड होता है 12 साल से लेकर, और जब तक बच्चा मैच्योर नहीं हो जाता तब तक उसका ये टाइम पीरियड चलता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सो यहाँ पर बच्चा क्या करता है? हाइपोथेसिस बनाता है, यानी कि परिकल्पनाएं बनाता है, उनका निर्माण करता है और उनको टेस्ट करना भी सीख जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस सब के अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा ए, यानी कि 1, जिसमें ए में आपका आएगा थर्ड, बी में आएगा सेकंड, सी में आएगा फोर्थ और डी में फर्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से किस चिंतक ने उत्कृष्ट प्रतिभाशाली की शिक्षा के लिए अपने विचार को संवर्धित किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स हैज़ प्रमोटेड हिज आइडिया फॉर एजुकेशन ऑफ एक्सीलेंट जीनियस? तो यहाँ पर फ्रेंड्स आंसर होगा फोर्थ, प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, नीचे दी गई सूची से वृहद स्तर पर वित्त पोषण से संबंधित विशेषताओं की पहचान कीजिए। यानी कि आपको फीचर्स बताने हैं किसके? लार्ज स्केल फाइनेंसिंग के। यहाँ पर फाइनेंस से क्वेश्चन लिया गया है, यानी कि एजुकेशन मैनेजमेंट से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लार्ज स्केल फाइनेंसिंग, वृहद स्तर पर वित्त पोषण से संबंधित विशेषताएं बतानी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ए स्टेटमेंट है वो देखिए, समग्र अर्थव्यवस्था आधारित अवधारणा, ये लार्ज स्केल फाइनेंसिंग से संबंधित आपका आंसर होगा। और इसके अलावा सी ऑप्शन देखिएगा, बड़ी संस्था को संबोधित करना,
और इसके बाद आता है डी, समय सीमा निर्धारित करना, एंड देन एफ, जोखिम की न्यूनतम गुंजाइश। तो ये चारों विशेषताएं हैं लार्ज स्केल फाइनेंसिंग की, या फिर हम कह सकते हैं वृहद स्तर पर वित्त पोषण की। सो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट, ए, सी, डी एंड एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 हो गया है, 71। ये है क्वेश्चन नंबर 71। इन एंश्योरिंग सस्टेनेबल करिकुलम चेंज एंड इम्प्रूवमेंट हुज रोल इज क्रूशियल इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। स्थायी पाठ्यक्रम परिवर्तन और सुधार सुनिश्चित करने में भारतीय संदर्भ में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपने बताना है स्थायी पाठ्यक्रम परिवर्तन और उसमें सुधार करने से रिलेटेड किसकी भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर कूट का चयन करना है। ए, बी, सी, डी और ई ऑप्शंस स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, इनमें से सिर्फ 3 राइट हैं। सो यहाँ पर सी को छोड़ करके बाकी तीनों राइट हैं, ए, बी एंड डी। छात्रों की प्रतिपुष्टि की भूमिका, प्रतिपुष्टि यानी कि पृष्ठ पोषण जिसे हम कहते हैं, फीडबैक, छात्रों के फीडबैक का रोल और टीचर्स के फीडबैक का रोल, और इसके अलावा शिक्षा के जो अधिकारी होते हैं उनका जो रोल है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है किसमें, स्थायी पाठ्यक्रम परिवर्तन और उसमें सुधार में। ठीक है, सो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा होने वाला है, सेकंड, ए, बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है। फ्रेंड्स यहाँ पर 72 क्वेश्चन आई थिंक मिसिंग है। हाँ, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जब हमने ये पेपर डाउनलोड किया था जो शो नहीं हो रहे थे। 72 क्वेश्चन भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा था। इसके अलावा और भी क्वेश्चन आगे आएंगे जो शो नहीं हो रहे थे, तो इसलिए आप यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 73 पर हम चलते हैं सीधा। A teacher develops an achievement test with items saturated with high difficulty value and widely divergent content domain. This may be called an example of। एक शिक्षक है जो उच्च कठिनाई मूल्य और व्यापक रूप से फैली हुई जो सामग्री डोमेन है उससे संतृप्त वस्तुओं के साथ एक उपलब्धि परीक्षण विकसित करता है। इसे एक उदाहरण कहा जा सकता है। इसे किस चीज़ का उदाहरण हम कहेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स, इसे कहेंगे हम निदानात्मक आंकलन। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस करेक्टली रिफ्लेक्ट्स कॉल्ब्स एक्सपीरियंशियल टीचिंग लर्निंग। ठीक है, कॉल्ब्स की जो एक्सपीरियंशियल टीचिंग लर्निंग थी उसके सीक्वेंस को आपने यहाँ पर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 में हिंदी में भी देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही ढंग से कॉल्ब के अनुभवात्मक शिक्षण अधिगम को दर्शाता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर आएगा फोर्थ, फील, वॉच, थिंक एंड डू। महसूस करना, देखना, सोचना और करना, ये है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन अजम्पशन ऑफ चार्ल्स गैलोवे सिस्टम ऑफ ऑब्जर्वेशन। चार्ल्स गैलोवे के अवलोकन प्रणाली जो है वो आपने पढ़ी होगी, उसकी मुख्य धारणा क्या है, कौन सी है, वो आपने यहाँ पर बतानी है क्वेश्चन नंबर 75 में। सो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका आंसर है फोर्थ, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी मोर इफेक्टिव ड्यूरिंग इंटरेक्शन इन द क्लासरूम। गैर मौखिक संचार कक्षा में अंतःक्रिया के दौरान अधिक प्रभावी हो सकता है। तो अगर आपने गैलोवे की सिद्धांत को या उसकी अवलोकन प्रणाली को, थ्योरी को नहीं पढ़ा है तो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। यहाँ पर भी आपको यहाँ पर एक साइड जो टीचर्स के लिए कोर्सेज होते हैं उनके नाम दिए गए हैं, और दूसरी साइड किस प्रकार के टीचर्स के लिए ये कोर्सेज हैं उनको बताया गया है। सो यहाँ पर सबसे पहला कोर्स दिया गया है 2 ईयर ट्रेनिंग कोर्स। तो 2 साल का जो प्रशिक्षण कोर्स है ये किसके लिए होता है, प्राइमरी टीचर्स के लिए होता है, प्राइमरी लेवल पर पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर ये कैसा है, प्री सर्विस ट्रेनिंग है, यानी कि पूर्व सेवारत प्रशिक्षण है। सेवा से पूर्व जो टीचर्स इसे ग्रहण करते हैं या सीखते हैं। सेकंड है
1 ईयर ट्रेनिंग कोर्स हैविंग 230 वर्किंग डेज, यानी कि 1 साल का ट्रेनिंग कोर्स साथ में 230 वर्किंग डेज हैं। तो ये कब होता है? ये सेकेंडरी लेवल के लिए होता है। ये भी प्री सर्विस ट्रेनिंग है, यानी कि पूर्व सेवारत प्रशिक्षण है। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ समर इंस्टीट्यूट्स। ये किसके लिए होता है? ये है इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ। जो स्टाफ यानी कि जो टीचर्स ऑलरेडी सर्विस में हैं, ऑलरेडी कहीं पर पढ़ा रहे हैं, उनके लिए ये जो गर्मियों में संस्थाएं ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं, जिससे कि वो भी इन चीज़ों को अटेंड कर सकें और सीख सकें। इसके बाद आता है कोरेस्पोंडेंस कोर्सेज एंड स्टडी लीव्स। ये किसके लिए होता है? जो अनक्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, ज़्यादा शिक्षित टीचर नहीं हैं, उनके लिए कोरेस्पोंडेंस कोर्सेज होते हैं और स्टडी लीव होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ए, फर्स्ट, यानी कि ए में थर्ड, बी में फोर्थ, सी में फर्स्ट और डी में सेकंड। आगे है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले का अत्यधिक योगदान है? सो फ्रेंड्स, यहाँ पर थर्ड इज द राइट आंसर। महिला शिक्षा में सावित्रीबाई फुले का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। कोई असफल नहीं होना चाहता, परंतु योजना न बनाने के कारण असफलता मिलती है। इसका तात्पर्यात्मक अर्थ निम्नलिखित में से पाठ्यचर्या विकास के किस संबंधित क्षेत्र द्वारा उपयुक्त रूप से दिया जा सकता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं ये हैं पाठ्यचर्या विकास से संबंधित क्षेत्र। तो इनमें से जो फर्स्ट ऑप्शन है, आवश्यकताओं और उनसे संबंधित मुद्दों को स्पष्ट न करना, इसी कारण से व्यक्ति को असफलता का सामना करना पड़ता है जब वो योजना नहीं बनाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। Which of the following set of traits is most appropriate for effective leadership? एक प्रभावशाली नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा सेट जो है ट्रेट्स का या गुणों का या लक्षणों का वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? सो फ्रेंड्स, इफेक्टिव लीडरशिप के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अचीवमेंट ड्राइव, जिसे हम उपलब्धि ड्राइव या फिर उपलब्धि चालक बोल देते हैं हिंदी में। चालक का क्या अर्थ होता है? यानी कि ड्राइव जो होता है वो हमें हमारे गोल को अचीव करने के लिए उत्तेजित करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए अगर आपको भूख लगी है और आप खाना प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी तरह से, तो जो भूख है वो आपको खाने को प्राप्त करने के लिए उत्तेजित करेगी। तो भूख ने यहाँ पर किसका काम करा? ड्राइव का काम करा। तो इसी प्रकार से उपलब्धि ड्राइव होते हैं। तो ये सबसे बड़ी भूमिका अदा करते हैं किसमें? एक इफ़ेक्टिव लीडरशिप में। इसके अलावा आत्मविश्वास और करिश्मा इसे बोल सकते हैं, या जो भी आप प्रोनाउंस करें इसे। इसका अर्थ होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मैग्नेटिक या फिर चार्मिंग टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है उसे हम कैरिज्मा बोलते हैं। ठीक है, सो ऐसी पर्सनैलिटी को बोला जाता है कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी। ठीक है, सो यहाँ पर सेकेंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 E's मॉडल के बारे में बताया गया है। 5 E's instruction model of constructivism has been developed on the basis of which of the following theoretical basis of learning? रचनावाद के 5E का शिक्षाप्रद मॉडल निम्नलिखित में से शिक्षा के किस सैद्धांतिक आधार पर विकसित किया गया है? कंस्ट्रक्टिविज्म, जैसा कि आप जानते हैं, कंस्ट्रक्टिव मॉडल वो होता है जिसमें बच्चे स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। तो ये जो 5 E's है ये भी इसी से ही रिलेटेड है, कंस्ट्रक्टिविज्म से। सो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा होगा? सेकंड। सीखना अवबोध की ज्ञान मीमांसीय संरचना की खोज के माध्यम से होता है। लर्निंग ऑक्योर्स थ्रू द सर्च फॉर एपिस्टेमोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि बच्चे के अंदर ज्ञान जो है वो ऑलरेडी उसमें एग्जिस्ट करता है, सिर्फ उसे बाहर लाने की ज़रूरत होती है। बच्चा खुद अपने ज्ञान का निर्माण करता है, खुद चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर आती हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अपने 80 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है और बाकी के जो बचे क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएंगे। सो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।